Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, साथियों, TGT, PGT, LT ग्रेड एस्पायरेंट्स, नेट एस्पायरेंट्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ उन्हें वॉच करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का गुड सेशन। आपको कुछ सेकंड का समय भी दिया जाएगा जिससे आप आंसर मार्क कर सको। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए शुरू करते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर है। द पोएम द सॉलिटरी रीपर was first published in which collection? जो पोएम है सॉलिटरी रीपर किस कलेक्शन में सबसे पहले पब्लिश हुई थी? ए, बी, सी और डी में से फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। देखिए, जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है सॉलिटरी रीपर, ये पब्लिश हुई थी, कब हुई थी? 1807 में। और कहाँ हुई थी? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। आप देख सकते हैं। देखिए, एक तो हमारा ईयर मिल गया। ईयर पूछा जाता है कब पब्लिश हुई थी, तो 1807 में हुई थी। ठीक, और कौन से में हुई थी? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। ये कलेक्शन, पोएम का कलेक्शन था, इसमें और भी पोएम्स थी। तो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स का कलेक्शन इसमें पब्लिश हुई थी और 1807 में। एक इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाए, तो इसका बी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मतलब आंसर। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज इन विच कंट्री? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। फटाफट आंसर करिए कि इसकी सेटिंग कहाँ हुई थी। तो इसमें देखिए, जो पोइट है वर्ड्सवर्थ साहब, हाई लैंड लास, एक लड़की होती है, लास का मतलब लड़की होती है, जो कि रीपिंग कर रही होती है कुछ फसल की। कहाँ? स्कॉटिश हाईलैंड्स में। तो इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड, सी ऑप्शन होगा। स्कॉटिश गर्ल थी, तो वो अपने खेतों में कुछ काट रही थी और साथ ही साथ कुछ सिंगिंग कर रही थी। तो इसका कंट्री है वो स्कॉटलैंड माना जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब। द पोएम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्टेंजाज? इस पोएम में कितने स्टेंजाज मिलते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो ये जो पोएम है ऑक्टेव मोड में लिखी गई है। ऑक्टेव मतलब होता है 8 लाइन्स। 8 लाइन्स है प्रत्येक स्टेंजा में। एक स्टेंजा में कितनी है? 8। तो प्रत्येक में 8 लाइन्स है। और कितने स्टेंजा है इसमें? तो इसमें 4 स्टेंजा है। कितना है? 4। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 स्टेंजा में लिखी गई है और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी है? 8 लाइनें, मतलब ऑक्टेव फॉर्म में लिखी गई है। ऑक्टेव। द मीटर ऑफ द पोएम इज मेनली iambic pentameter, iambic pentameter, ट्रॉची टेट्रामीटर, iambic टेट्रामीटर, एनापेस्टिक ट्राईमीटर। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप करेंगे। तो अधिकांश इसकी जो लाइनें हैं ये 4 iambic फीट में लिखी गई हैं। इसमें लिखी गई हैं 4
आयम्बिक फीट। ठीक, तो आयम्बिक पेंटामीटर इसका जो है करेक्ट आंसर, आयम्बिक टेट्रामीटर, सॉरी आयम्बिक टेट्रामीटर, चार मतलब आयम्बिक 4 आयम्बिक फीट में लिखी गई है, तो इसका आयम्बिक टेट्रामीटर करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए 4 मतलब दिया है, तो उसमें 4 फीट है आयम्बिक। देखिए पेंटा का 5, टेट्रा का 3, इस तरह से 6 टेट्रामीटर आयम्बिक माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट। मीटर पर अगर चाहें तो हम वीडियो बना सकते हैं, मीटर पर क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा, की राइम स्कीम पूछी गई है। तो अल्टरनेटिंग राइम स्कीम इसमें रही है, जो कि पोइम के लिए म्यूजिकल फ्लो देती है। क्या देती है? म्यूजिकल फ्लो देती है, म्यूजिकल फ्लो शो होता है। तो इसका जो पैटर्न रहा है वो क्या रहा है? ए बी सी बी डी ई डी ई, ए बी सी बी डी ई डी ई, ये इसका पैटर्न रहा है। ए बी सी बी डी ई डी ई, ए बी सी बी डी ई डी, तो म्यूजिकल फ्लो निकलता है, संगीत का इसमें फ्लो है। तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा, ए बी सी बी डी ई डी ई। उसकी राइम स्कीम है ए बी सी बी डी ई डी ई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द गर्ल इन द पोएम इज डूइंग व्हाट एक्टिविटी, पोएम क्या, पोएम में लड़की क्या कर रही होती है? सिंगिंग व्हाइल स्पाइनिंग, रीपिंग एंड सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट करेंगे आप। तो लड़की क्या कर रही है? ये कटिंग कर रही है। क्या कर रही है? कटिंग कर रही है। इसकी ग्रेन, अनाज काट रही है खेत में, और साथ ही साथ अकेली है। क्या कर रही है? सिंगिंग भी कर रही है, सिंगिंग अलोन। अकेली अकेली गा रही है खेत में, और काटते काटते समय ही, मतलब फसल काट रही है या अनाज काट रही है, कोई भी मतलब कह सकते हैं, ग्रेन से मतलब है फसल से। तो क्या कर रही है? काटते समय गा रही है। तो रीपिंग मतलब रीप मीन्स काटना होता है, और सिंगिंग गाना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रीपिंग एंड सिंगिंग। फसल काट रही है और क्या कर रही है? गा भी रही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। स्कॉटिश गर्ल है ये। वर्ड्सवर्थ कंपेयर द गर्ल्स सॉन्ग टू विच वर्ड फर्स्ट। देखिए इसमें 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स की ध्वनि या गीत संगीत से इन्होंने कंपेयर किया गया है। एक तो है कि नाइटिंगेल, नाइटिंगेल। दूसरी वर्ड है कुक्कू, कुक्कू। तो फर्स्ट वर्ड किससे इन्होंने कंपेयर किया है? नाइटिंगेल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नाइटिंगेल। बी इज राइट जवाब ऑफ दिस क्वेश्चन, नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अगला देखिए, द सेकेंड वर्ड यूज फॉर कंपेरिजन इज। अभी हम आंसर बता चुके हैं, सेकेंड वर्ड कौन सी ली है इन्होंने? दूसरी वर्ड इन्होंने लिए कुकू। अभी हम देख चुके हैं कि 2 वर्ड का इन्होंने कंपेयर किया। पहली वर्ड है नाइटिंगेल और दूसरी वर्ड कुकू, तो उसका कंपेरिजन किया है कि इस तरह से इस आवाज में जो है करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। द फ्रेज वैल्यू प्रोफाउंड मीन्स, जो फ्रेज दी है वैल्यू प्रोफाउंड मीन्स का क्या मतलब है? वेल प्रोफाउंड
मीन्स का मतलब आपको पूछा गया है। तो वेल प्रोफाउंड, वेल का मतलब क्या होता है? देखिए वेल, वेल का मतलब वैली से है, और प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब क्या है? डीप से है। अब आप लगा लीजिए, वेल प्रोफाउंड मतलब वैली, डीप या डीप वैली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन ओवरफ्लोइंग विद द साउंड? मेटाफर, हाइपरबल, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको देना फटाफट। तो इसमें जो वैली है, इसमें लिटरेरी ओवरफ्लो साउंड नहीं हो सकती, तो इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बता गया। ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, बहुत बह रही है, तो वैली में कहाँ साउंड बह सकती है? घाटी में, तो वहाँ ज़्यादा साउंड को नहीं हो, तो हाइपरबल इसमें आएगा, बड़ा अच्छा एग्जैगरेशन है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हाइपरबल। बड़ा अच्छा करके उन्होंने जो है उसकी आवाज़ गूंज रही है। वैली घाटी क्षेत्र में आवाज़ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज द स्पीकर नॉट अंडरस्टैंड? देखिए स्पीकर मतलब जो कवि है, कोई स्पीकर है यहाँ पर, अर्थात बरसवर साहब क्या चीज़ नहीं समझ सके? द गर्ल्स लैंग्वेज, हर आइडेंटिटी, द क्रॉप शी इज कटिंग, द लोकेशन। तो उसकी जो गा रही थी गैलिक लैंग्वेज थी, मतलब पता नहीं पड़ रहा है कौन सी लैंग्वेज थी। तो लड़की की भाषा को वो नहीं समझ पाए थे, लेकिन उसके भाव को समझ गए थे। कई बार क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बोला, उर्दू फारसी बोला, हम पर नहीं आती है। अगर कोई प्यासा उसको वोट सूख रहा है, थोड़ा इशारा कर रहा है, मतलब प्रोनाउंस कर रहा है कि प्लीज़ गिव मी वाटर, और हम हिंदी वाले नहीं समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम उसके इशारों को समझ जाते हैं, भाव को समझ जाते हैं। ऐसे ही कभी उसकी भाषा को नहीं समझ पाया, लेकिन उन्होंने इस पर कविता लिखी, उसके भाव को समझ गया कि जैसे नाइटिंगेल है, वो इस तरह की आवाज़ गीत गा रही है, कुछ सोच रही है क्या है, तो इस तरह की भावना को वो समझ पा रहा। तो द गर्ल्स लैंग्वेज वो नहीं समझ पाए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। द पोइट इमेजिन्स द सॉन्ग मे बी अबाउट। जो पोइट इमेजिन्स करते हैं सॉन्ग में बी अबाउट, किसके बारे में हो सकता है? उन्होंने कल्पना की थी। वार और एंशियंट बैटल्स, लव एंड मैरिज, नेचर ओनली, हार्वेस्ट फेस्टिवल। पूछा गया कि उन्होंने पोइट ने इमेजिन की वो सॉन्ग किस प्रकार का हो सकता है। क्योंकि उस समय बैटल का मामला था, युद्ध चल रहा था, तो उसके बाद का कुछ उनके मन में कुछ इस तरह की ध्वनि लगी कि शायद ये जो है बाटर, मतलब वार का युद्ध संबंधी गीत हो सकता है, कुछ उसको दुख पीड़ा रही होगी, और एंशियंट बैटल से संबंधित कुछ का गीत हो सकता है। क्योंकि वार ऑफ हुआ था, तो उसके बाद दुखद लोगों ने घटनाओं का सामना किया था, तो हो सकता है उन्होंने इमेजिन की थी वार और एंशियंट बैटल्स, शायद युद्ध या फिर प्राचीन बैटल्स से संबंधित जो है इस गाना ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनदर पॉसिबल थीम ऑफ द सॉन्ग मेंशन्ड इन द पोएम। दूसरी संभावित थीम पोएम में मेंशन की है, तो वो क्या हो सकती है? फ्यूचर ड्रीम्स, एवरीडे सोरो, रिलीजियस प्रेयर, रॉयल सेलिब्रेशन। तो सॉन्ग से नेचुरल सोरो और डेली सफरिंग मतलब शो हो रही थी, क्योंकि भाई नेचर में वो कार्य कर रही थी, नेचुरल चीज़ें थी, फसल काटना, सब चीज़ें क्या है नेचुरल में, नेचर में आती हैं। तो इन चीज़ों से क्या है, मतलब एक तरह का रोज़मर्रा का दुख ऑब्जेक्ट की वो कर रही थी। जैसे आदमी कोई कार्य करता है अपने दुख को साथ साथ व्यक्त करता है गाने के माध्यम से, जैसे भी है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा एवरीडे सोरो, रोज़मर्रा के दुख का भी दूसरा टाइटल इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच रोमांटिक थीम इज स्ट्रांगली प्रेजेंट इन द पोएम। कौन सी रोमांटिक थीम स्ट्रांगली
पोइम में प्रेजेंट की गई है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड नेचर, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, रिलीजियस डॉक्ट्रिन। तो इसमें जो रोमांटिक पोइट्री है इस बात को वैल्यू देती है नेचर को, इमोशन को, इमेजिनेशन को, ये सब चीज़ें इसमें पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड नेचर इस चीज़ को प्रेजेंट करती है। पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड नेचर, कल्पना और प्रकृति की शक्ति को ये प्रकट करती है, ज़्यादा जोर देती है। द टून ऑफ द पोएम इज मेनली ह्यूमरस, मेलांकोलिक एंड एडमायरिंग, एंग्री, सैटारिकल। तो आप समझ सकते हैं इसकी टून कैसी है, दुखद बताया गया। कवि इस बात की प्रशंसा करते हैं सुंदरता की और भावनाओं की, और इसके गहराई को, गाने को समझते हैं। तो ये कैसा गाना है, एक तरह का सोरोफुल सॉन्ग लग रहा है उनके लिए। कैसा लग रहा है, सोरोफुल सॉन्ग लग रहा है, मतलब दुखद, युद्ध के बाद जो गीत गाया गया। तो मेलांकोलिक एंड एडमायरिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे, द फ्रेज स्टॉप हेयर और जेंटली पास सजेस्ट, यहाँ रखो या फिर आराम से यहाँ से निकल जाओ। क्या मतलब है, द पोइट इज कन्फ्यूज, द पोइट रेस्पेक्ट द गर्ल्स सॉलिट्यूड, द पोइट वांट्स टू टॉक टू हर, द पोइट इज एंग्री। 16 नंबर का आंसर आपको करना है। तो क्या करता है यहाँ पर, पोइट जो है अवॉइड करता है डिस्टर्बिंग हर सॉन्ग, मतलब वो कह रहा है कि अगर मैं इससे बात करूं तो ये अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाएगी। कोई व्यक्ति दुखी है तो गाना गा करके, रो करके, गाने के माध्यम से भी अपने दुख को अभिव्यक्त कर सकता है, शांति मिल सकती है। तो कवि क्या कह रहा है, पोइट इस चीज़ का सम्मान करता है लड़की के एकांत की, क्योंकि अकेली गा रही है। कुछ लोग अकेले गाते हैं, अकेले बोलते हैं, उनसे थोड़ा टोक दिया जाए तो उनकी भावना को ठेस जा सकती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द पोइट रेस्पेक्ट्स द गर्ल्स सॉलिट्यूड, का सम्मान करता है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, इसका मतलब फ्रेज से सेंस ये निकलता है, सोच रहा है कि निकला जाए या रुका जाए, बात की जाए, लेकिन वो एजेंडा लेता है कि लड़की को गाने दो, उसके एकांत को खराब मत करो। और एकांत तो जो व्यक्ति को सोच रहा होता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने वो किस चीज़ में खोया हुआ और आप उसे डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी भावनाओं को आहत होगी। तो व्हाट इफेक्ट डज द सॉन्ग हैव ऑन द पोइट एट द एंड, क्या इफेक्ट पड़ता है पोइट पर एंड में। ही फॉरगेट्स इट्स इमीडिएटली, इट इंस्पायर्स हिम ब्रीफली, इट रिमेन्स इन हिज हार्ट फॉर एवर, इट मेक्स हिम सैड। ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर चुनेंगे, क्योंकि जो गीत है हमेशा हमेशा कवि की मेमोरी में बीच बीच में आता रहा। जब ध्यान आता तो उसके दिमाग में वही गीत संगीत, उसका तस्वीर समय में आ जाता। तो इट रिमेन्स इन हिज हार्ट फॉर एवर, ये हमेशा हमेशा के लिए उसके हार्ट में बन गया था, बना रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। कोई चीज़ अगर हम सुनते हैं ध्यान से और हमारे हार्ट को छू जाते तो वो हम भुला नहीं पाते हैं, चाहे दुखद हो चाहे सुखद हो। द पोएम एम्फेसाइजेस, किस पर जोर देती है, ब्यूटी ऑफ अर्बन लाइफ, पावर ऑफ म्यूजिक एंड इमेजिनेशन, पॉलिटिकल स्ट्रगल, रिलीजियस फेथ। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। तो ये पावर ऑफ म्यूजिक एंड इमेजिनेशन पर ज़्यादा एम्फेस करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पावर ऑफ इमेजिनेशन, म्यूजिक एंड इमेजिनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे आप। द सॉलिटरी रीपर सिंबलाइज, सॉलिटरी रीपर किसको सिंबल करता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, रूरल सिंपलिसिटी, नेचुरल ब्यूटी, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, रिलीजियस डिवोशन। तो इससे आप आसानी से रूरल सिंपलिसिटी को और नेचुरल ब्यूटी को ये सिंबलाइज करता है। द सॉलिटरी रीपर जो टाइटल दिया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रूरल सिंपलिसिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे माय डियर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, इसका मुख्य सार क्या है पोएम का। तो इसमें ब्यूटी का और मिस्ट्री सॉन्ग है, भावनाएं हैं, इन सब को कवि की उत्तर या उसके रेस्पॉन्स को दिया गया है। तो ब्यूटी ऑफ अ मिस्टीरियस सॉन्ग एंड इमोशनल रेस्पॉन्स ऑफ द पोएट, ऑप्शन बी इसकी सेंट्रल आइडिया है, ब्यूटी ऑफ अ मिस्टीरियस सॉन्ग एंड इमोशनल रेस्पॉन्स ऑफ द पोएट। 20 का आंसर बी है,
मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आप सिलेक्ट ज़रूर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।